हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, विगत वर्षों के सीटेट के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हमारी चल रही है फ्रेंड, उसमें आज हम लोग सितंबर 2015 के पेपर के साथ आज हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। यहाँ से फ्रेंड जितने क्वेश्चन आगामी परीक्षा में बन सकते हैं उसको लेकर हम लोग जो है चर्चा प्रारंभ करेंगे, और ख़ास तौर पे जो पेपर हमारा है उसका भी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? जी हाँ फ्रेंड, प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने तथा अर्थ निर्माण करने में की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? क्या संप्रेषक और व्याख्याता की होती है? क्या सुगमकर्ता की होती है? क्या निर्देशक की होती है? क्या तालमेल बैठाने वाले की होती है? जी हाँ, पहले तो बात यह कर रहे हैं कि बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ निर्माण स्वयं करते हैं, इतनी क्षमता उनके अंदर होती है। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? शिक्षक क्या रोल प्ले कर सकता है? तो देखिए फ्रेंड, अगर ध्यान से देखें तो शिक्षक क्या करता है कि इन चीज़ों को ग्रहण करने की जो रास्ते हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, उनको आसान करके ये चीज़ें बालकों में सरल बना सकता है, सुगम बना सकता है। इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि शिक्षक जो होता है वह बच्चों के अधिगम में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए बच्चों के लिए शिक्षक एक सुगमकर्ता के तौर पर कार्य करता है। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बी कमेंट करने वाले सभी साथियों का जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। सभी फ्रेंड, जितने भी साथी इसमें जुड़े हुए हैं, सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी साथी अपने अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, और वीडियो के अंत में अपने अपने स्कोर जरूर कमेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए। बढ़ेंगे आगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? फ्रेंड, नहीं को खास तौर से अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि यह निश्चित तौर पर आपके प्रश्न को गलत करवा देते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो नहीं को यदि आप अंडरलाइन करेंगे तो प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो कह रहा है कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्मक्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान, या उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया। जी हाँ, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता यदि आपको पता है तो आसानी से आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। उच्च आत्म क्षमता, ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता होती है। एक एक पॉइंट को देखेंगे। निम्न औसती प्रक्रियाएं, जी हाँ फ्रेंड, निम्न औसती प्रक्रियाएं, जहाँ पर निम्न जुड़ गया फ्रेंड, वह प्रतिभाशाली का संकेत नहीं है। इसी से मात्र आप आंसर की पहचान कर सकते हैं कि निम्न शब्द जो है प्रतिभाशाली की पहचान नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर बी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं उन सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। बी द राइट आंसर, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग की। जी हाँ फ्रेंड, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न है हमारा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं के प्रति, व्यक्तिगत मूल्य के प्रति, पारिवारिक अपेक्षाओं के प्रति, या अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ। जी हाँ फ्रेंड, पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। जी हाँ फ्रेंड, परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, तीन स्तर में जो है यह बांटते हैं अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को। तो इन्होंने 3 स्तर और 6 सोपान में बांटा है। तो इस सिद्धांत फ्रेंड, ये जो बात करते हैं पहले में दंड और पुरस्कार और दंड की बात जिस चरण में करते हैं फ्रेंड, जिस चरण में पुरस्कार और दंड की बात होती है उसी से रिलेटेड है आपका पूर्व परंपरागत स्तर। इसलिए पूर्व परंपरागत स्तर के दूसरे चरण में, पूर्व परंपरागत स्तर का जो सोपान है दंड व आज्ञा अनुपालन, उसी से रिलेटेड है आपका ये। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी द राइट आंसर फ्रेंड, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहने का मतलब ये फ्रेंड कि बच्चों को क्या करता है, दंड नामक नकारात्मक पुनर्वसन से अवांछनीय व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? एक शिक्षिका हैं, उनको व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए क्या कर्तव्य, मतलब क्या कार्य करना उचित होगा? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि पर अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना,
या विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना है। जी हाँ फ्रेंड, बात यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता की हो रही है, तो आंसर भी आप व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार कमेंट करेंगे। यदि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। जब बात व्यक्तिगत भिन्नता की हो रही है तो व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य होता है फ्रेंड कि भिन्न बालकों में भिन्न भिन्न गुण जो होते हैं उसके व्यक्ति भिन्नता को दर्शाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी कक्षा के 2 बच्चे हैं तो उनमें बहुत सारी व्यक्ति भिन्नताएं आपको मिल जाएंगी, जिसके आधार पर एक शिक्षिका को चाहिए कि वह विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का प्रयोग करके अपने अधिगम को प्रभावशाली बनाएं। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप एक व्यक्तिगत भिन्नता वाले कक्षा के अध्यापक हैं तो आप विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों का प्रयोग करके अपने अधिगम को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। ध्यान से आंसर कमेंट करेंगे तो जवाब निश्चित तौर पर सही होगा। हाँ, प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद उसके ऑप्शन पर गहन अध्ययन करिएगा। कहने का मतलब फ्रेंड क्या है कि ऑप्शन पर पूरा फोकस आपका होना चाहिए। 1 से 2 बार, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार पढ़ेंगे प्रश्न को, लेकिन अगर गहराई में पढ़ेंगे तो आंसर चारों विकल्प में आपको थोड़ा सा जो है आइडिया मिल जाएगा। बाकी तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आप पढ़े हुए चीज़ें आएंगी तो आपको निश्चित तौर पर ये चीज़ें हल ढूंढने में समस्या नहीं होगी और आसानी से आप इसका आंसर कमेंट कर पाएंगे। बात करेंगे आगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं। देखिए, नहीं चीज़ों को मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब यह मैं संकेत दे रहा हूँ कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों में निगेटिव जो चीज़ें हैं उससे सावधान रहना है, क्योंकि ये प्रश्न हमारे गलत होते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा अगर तीव्र गति से पढ़ें तो निम्नलिखित में बाल विकास का एक सिद्धांत है। अगर मैं तीव्र गति से इस प्रश्न को पढ़ूँ तो निम्नलिखित में से बाल विकास का सिद्धांत है, नहीं को मैं छोड़ दे रहा हूँ, नहीं को मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं बाल विकास के सिद्धांत के तौर पर अपना आंसर कमेंट कर दूंगा और हमारा जवाब गलत हो जाएगा। लेकिन इसलिए मैं नहीं को बार बार अंडरलाइन कर देता हूँ, जैसे आप सभी को यह सीख मिले कि मुझे इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान देना है। पहला, विकास सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, यह बाल विकास का सिद्धांत है, बिल्कुल सही बात है कि विकास सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। आगे, सभी विकास परिपक्व व अनुभव के अंतर क्रिया के परिणाम होते हैं, बिल्कुल सही है। विकास के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ये दोनों विकास के सिद्धांत हैं, मतलब यह दोनों उत्तर हमारे नहीं होंगे। जी हाँ, अगला, सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह विकल्प गलत है फ्रेंड कि प्रत्येक बालक में विकास और अधिगम की जो गति होती है वह भिन्न भिन्न होती है, यह विकास का सिद्धांत कहता है। इसलिए यह फैक्ट हमारे विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो यही हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सी द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। निश्चित तौर पर जिन साथियों ने आंसर नंबर सी को कमेंट किया है उन सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वोत्तम या सर्वाधिक उत्तम तरीका है, उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए शुरू में और अंत में। जी हाँ फ्रेंड, कर रहे हैं आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, एक बार सत्र प्रारंभ में, एक बार सत्र के समाप्ति पर। जी हाँ, आगे कह रहे हैं आकलन शिक्षक द्वारा नहीं बल्कि बाह्य एजेंसी के द्वारा करवाना चाहिए। चलिए भाई, इस बात पे भी देख लेते हैं। आकलन सत्र की समाप्ति में करना चाहिए। बात कर रहे हैं कि आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आकलन जो है सतत मूल्यांकन और आपका जो है आकलन है विद्यालय आधारित आकलन और सामाजिक आकलन, ये जो सारे फैक्ट हैं ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं। तो कौन सा जो आकलन है का सर्वाधिक तरीका है, कहने का मतलब यह है कि जो आकलन की अंतर्निहित प्रक्रिया होती है क्या वह है, क्या आकलन शैक्षिक सत्र में 2 बार करने चाहिए, अंत में या समाप्ति पर, शुरू में या अंत में? क्या आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड, इसका जो सबसे सही विकल्प है वह विकल्प नंबर ए है। आकलन क्या है? शिक्षण अधिगम की अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन जो है वह शिक्षण अधिगम की अंतर्निहित प्रक्रिया है। कहने का मतलब फ्रेंड कि जैसे जैसे अधिगम होता जाए वैसे वैसे आकलन की प्रक्रिया भी होती जाए, जिससे यह पता करने में आसानी होगी कि बालक को किस स्तर पर अधिगम में कठिनाई हो रही है। इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए द राइट आंसर। आकलन अधिगम में अंतर्निहित होना चाहिए, मतलब जैसे जैसे अधिगम हो रहा है उसी प्रकार से आकलन भी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सीधे तौर से पूछ लिया गया है, इसलिए इस पर स्टार लगाएंगे
और भी आई हुई इस क्वेश्चन को रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। अवसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या अवसारी चिंतन। प्रीवियस क्लास में मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर चुका हूं। आई होप जितने साथियों ने प्रीवियस क्लास को अटेंड किया होगा उनके जवाब तो निश्चित तौर पर सही होंगे। चलिए आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे। जितने भी लोग एक बार जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर कर देंगे सभी साथी। चलिए अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से तो मान चलिए कि कभी इस रूप में तो कभी उस रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, कभी अवसारी चिंतन करके प्रश्न पूछा जाएगा, कभी सृजनात्मक करके पूछा जाएगा। तो इससे मान चलिए रूप परिवर्तन होता है लेकिन प्रश्न के जवाब एक ही होते हैं। जैसे सृजनात्मकता को ही अवसारी चिंतन कहते हैं और अवसारी चिंतन को ही सृजनात्मकता कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, सृजनात्मकता को ही अवसारी चिंतन कहते हैं और अवसारी चिंतन को ही सृजनात्मकता कहते हैं। तो कभी सृजनात्मकता पूछा जाता है और कभी अवसारी चिंतन पूछा जाता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड, विकल्प नंबर डी इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। जी हाँ फ्रेंड, वाइगोत्स्की पासवर्ड मैंने आपको बताया था वाइगोत्स्की का कि यहाँ पर वाइगोत्स्की दिखे सामाजिक संस्कृति इनका पासवर्ड है, समाज इनका पासवर्ड है। जीन पियाजे का समाज पासवर्ड है और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पासवर्ड है और वाइगोत्स्की का सामाजिक पासवर्ड है। अब आइए ऑप्शन को देखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। बी, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था पासवर्ड को आप पकड़ेंगे फिर भी जवाब आपका सही हो जाएगा। चौथे वाले ऑप्शन देखिए, पासवर्ड आपको सामाजिक दिख गया। पासवर्ड को आपने देख लिया, जवाब आपका सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस माध्यम से भी प्रश्न को सही किए जा सकते हैं फ्रेंड। यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में सहायता पहुंचाती हैं और आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाते हैं। बिना समय गंवाए तुरंत आपको आंसर मिल जाता है। जैसे मैंने बताया कि वाइगोत्स्की का पासवर्ड है सामाजिक और पियाजे का पासवर्ड है संज्ञानात्मक। तो इस प्रश्न में देखिए समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब यहाँ पर सामाजिक शब्द आया, तो वाइगोत्स्की जवाब इसका बिल्कुल सही रहेगा। और इस प्रत्यय की बात करें फ्रेंड तो जेडपीटी की बात हो रही है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में जेडपीटी का संप्रत्यय दिया है, जिसका तात्पर्य है कि बच्चों के द्वारा खुद का प्रयास और उलझ जाने के बाद समवयस्कों के प्रयास के द्वारा समस्या समाधान जो होता है उसे हम जेडपीटी या समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चे, जी हाँ, बच्चों के बारे में 4 विकल्पों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। आगे खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को उद्यम के प्रतिलिपि के अनुसार में प्रस्तुत करते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो यह कथन आपको निश्चित तौर पर आकर्षित करेगा, क्योंकि आप सभी को पता है, जितने भी लोग सीडीपी के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं उनको इस बात से जानकारी होगी कि बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और वह अपने चारों तरफ वातावरण में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनके प्रति जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न रहती है और तरह तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं, अपने तर्क और क्षमताओं का भी प्रयोग करते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जो बच्चे हमारे होते हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं और उनकी जिज्ञासाएँ क्या होती हैं, तरह तरह पे जो है हमेशा जो है आती रहती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की आती रहती हैं और ऐसी ऐसी जिज्ञासाएँ आती रहती हैं कि जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है एक शिक्षक और शिक्षिका के लिए। बच्चों के त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। सी कह रहे हैं बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उस पर अधिक ध्यान न दें। और डी कह रहे हैं असावधानी कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस बात को आपको भली भांति जान लेना चाहिए कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि एक महत्वपूर्ण अंग होती है। जब बालक सीखना शुरू करेगा तो गलती एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वह गलती करेगा और गलतियों के माध्यम से ही सीखेगा। इसलिए त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि बच्चा सीख रहा है तो गलती
होगी। यदि नहीं सीख रहा है तो किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं है। सीख रहा है तो गलती होगी, जिसको आप पॉजिटिव वे में लेंगे, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है फ्रेंड। ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। जी हाँ फ्रेंड, अध्यापक को पहले यह निश्चित कराना चाहिए कि उसकी कक्षा में बैठे जितने विद्यार्थी हैं वे अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव कर सकें उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विभिन्न मतों को प्रोत्साहित करें। कड़े नियम बनाएं और उनका पालन न करने वालों को दंड दें। तो देखिए भैया, यहाँ पर जिस कंडीशन की हम अपेक्षा कर रहे हैं, जिस कंडीशन को शिक्षक अपनी कक्षा में लागू करना चाहता है, जिस स्थिति का शिक्षक अपनी कक्षा में देखना चाहता है, उसके लिए जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर सी, कि बच्चों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भली भांति जानकारी लेकर ही इस स्थिति को जो है कक्षा में लागू किया जा सकता है। इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब निश्चित तौर पर सही हैं फ्रेंड। और सभी साथी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपने अपने विकल्प आंसर अपने विकल्प जो है वे कमेंट करेंगे, क्योंकि यदि सही होगा तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, यदि गलत होगा तो आप निश्चित तौर पर उस चीज़ को सीखना चाहेंगे कि मेरी गलती क्यों हुई। तो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड इसी उम्मीद के साथ कि सभी साथी अपने अपने आंसर कमेंट करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन पर। चलिए भाई, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। उनकी यह भिन्नता किसके कारण है? अभिक्षमता के कारण है, अधिगम शैली के कारण है, परावर्तक स्तर के कारण है, या मूल्यों के कारण है? ध्यान से आंसर कमेंट करिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। सुरेश नाम का एक बच्चा है जो अकेले में पढ़ना चाहता है, एक शांत कमरे में पढ़ना चाहता था। वो किसी प्रकार के शोरगुल को पसंद नहीं करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक मदन नाम का बच्चा है जो क्या करता है, समूह में पढ़ना चाहता है, डिस्कशन के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। तो उन दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या भिन्नताएं हैं? अभिक्षमता है, अधिगम शैली है, परावर्तक स्तर है, अमूल्य है। चलिए आंसर कमेंट करिए फटाफट, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और आंसर कमेंट करिए इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होंगे। चलिए आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया फ्रेंड। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी कमेंट करने वाले साथियों के जवाब सही हैं कि यह उनकी अलग अलग अधिगम शैली को दर्शाता है कि वास्तव में एक बालक किस प्रकार से सीखता है। यह अलग अलग स्तर को दिखाता है। जैसे क्या होता है, कोई डिस्कशन के माध्यम से चीज़ों को सीखता है और कोई मनन और चिंतन के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। सबके सीखने का अलग अलग तरीका होता है। इसलिए मदन और सुरेश का भी सीखने का अलग अलग तरीका है। मदन शांतिप्रिय ढंग से तर्क करके, चिंतन करके, सोच के समझ के चीज़ों को सीखता है। मदन चर्चा के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, जबकि सुरेश क्या है, अंतःकरण के माध्यम से तर्क करके, वितर्क करके, उसके बाद सोच समझ के चीज़ों को सीखता है। आगे बढ़ेंगे। भारत में, चलिए अब सारे विकल्प क्लियर हैं, बिल्कुल थोड़ा सा इसको और छोटा कर दें। चलिए, भारत में भाषिक भिन्नता है, आप सभी को पता है, सभी लोग जानते हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रयोग दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सी, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा व स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाइए। देखिए, निगेटिव कमेंट को आप पहले कट कर देंगे, निगेटिव कमेंट को आप पहले कट कर देंगे। जैसे इसमें उपेक्षा कर रहा है, ये कट गया हमारा, दंड कह रहा है, कट गया रहा है। अब आपके पास 50-50, अब जो ऑप्शन हो गया आपका 50-50 हो गया। आप पर अब 50-50 में आप जो है आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, आंसर आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह सभी भाषाओं को सम्मान करे। जी हाँ फ्रेंड, सभी भाषाओं का सम्मान करे और उनकी अभिव्यक्ति को, मतलब बच्चों की अभिव्यक्ति को जाहिर करने के लिए जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं उसके लिए प्रोत्साहित करें। मतलब अपने विचारों को जो जिस भी भाषा में
अभिव्यक्त करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें क्या है प्रोत्साहित करें, जिससे क्या होता है फ्रेंड उनके विचारों को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी और वह अपने आप को कक्षा के साथ समायोजित कर पाएंगे। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब निश्चित तौर पर बिल्कुल सही हैं। प्रकृति पोषण विवाद, जी हाँ फ्रेंड, प्रकृति पोषण विवाद से तात्पर्य है, पिछले भी लेक्चर में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो आई होप जितने भी लोगों ने पिछले क्लास को अटेंड किया होगा उनके जवाब निश्चित तौर पर सही होंगे। बताइए, प्रकृति पोषण विवाद का संबंध है जैविकीय विशिष्टताएं तथा वंशानुक्रम सूचनाओं से, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियों से, या हमारे आसपास के वातावरण। तो मैंने फ्रेंड बताया था आपको कि प्रकृति और पोषण विवाद का जो संबंध होता है फ्रेंड वो वातावरण और वंशानुक्रम से होता है। पिछले क्लास में इसमें चर्चा हो चुका है और हमने इसको अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था। तो इस क्लास में मात्र हम आंसर को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया था प्रकृति पोषण विवाद का संबंध वंशानुक्रम और वातावरण से होता है। एक बालक के वातावरण तथा वंशानुक्रम की जो अंतःक्रिया होते हैं उनमें जो विवाद उत्पन्न होता है, उनमें जो विषमता उत्पन्न होती है उसे हम प्रकृति पोषण विवाद कहते हैं। इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया जाता है। जी हाँ फ्रेंड, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, मीडिया इस समय सामाजिकरण का एक अच्छा माध्यम बनकर उभर रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम आवृत्तियों और मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। जनसंचार माध्यमों के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। संचार माध्यमों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड, इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या है जल्दी से बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, आसानी से आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, जनसंचार को बात कर रहे हैं तो जनसंचार के रिलेटेड ही आंसर देना है। तो जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार के माध्यम से आवृत्तियों, मूल्यों तथा विश्वासों को प्रभावित करता है। कहने का मतलब फ्रेंड कि मीडिया इस समय क्या है, व्यक्ति की आवृत्तियों, मूल्यों तथा विश्वासों को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए मीडिया इतनी तीव्र गति से सामाजिकरण में योगदान कर रहा है। इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब निश्चित तौर पर बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में कौन सा इस प्रश्न के विषय में नहीं है? बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो देखिए, केवल शब्द निगेटिविटी की तरफ संकेत करता है। केवल जो शब्द होता है फ्रेंड, जिस भी ऑप्शन में आपको केवल दिखे वह नेगेटिविटी को दिखाता है, निगेटिविटी को शो करता है। इसलिए केवल वाले ऑप्शन को आप पहले देखिएगा। ऑप्शन में अगर आपको कहीं केवल दिखा हो तो उस वाले ऑप्शन को आप टिक करिएगा। 90% केस में आपके जवाब बिल्कुल सही होंगे। जी हाँ फ्रेंड, जिस वाले ऑप्शन में केवल आपको दिखे 90% केस में उस ऑप्शन का जवाब बिल्कुल सही होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में है, केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं बल्कि बच्चे कक्षा के अपितु समाज में, परिवार में और हर स्थान से सीखते हैं। जहाँ पर भी वो जाते हैं कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते हैं, यही ऑप्शन विकल्प हमारा जो है सही नहीं है, बाकी सारे सही है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक गतिविधियों को प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने तथा उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करनी चाहिए। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड बनाना चाहिए। प्रत्येक शिक्षार्थी को अंक लाने के लिए वह स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए फ्रेंड, कौन सा विकल्प इसका बिल्कुल सही है? बात कर रहे हैं शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए, शिक्षार्थियों को मोटिवेटेड करने के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सबसे सटीक है? आंसर कमेंट करके क्वेश्चन के लिए जल्दी से बताइए फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी हाँ, बच्चे शिक्षा के प्रति मोटिवेट कब होंगे? जब हम उनकी रुचियों को ध्यान में रखेंगे, जब बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए परिश्रम
में सहायता दी जाएगी तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी अधिगम प्रभावशाली हो सकता है। तो इसलिए विकल्प नंबर बी बच्चों को, शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने का सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए इसी को एक शिक्षक को अपनाकर अपने अधिगम संबंधित उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार? तो बात सामाजिकरण की हो रही है, तो आप सभी को पता है कि बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है, जो प्रथम समाज होता है, वह उसका परिवार होता है। इसलिए परिवार के अपितु हमारा कोई भी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए डी को कमेंट करेंगे। यह जवाब हमारा 100% सही है कि बच्चे का प्रारंभ ही परिवार से होता है, परिवार से उसके अंदर सामाजिकरण आती है, परिवार से उसके अंतर्गत वह सर्वप्रथम विद्यालय जो उसका होता है वह परिवार होता है और शिक्षिका के रूप में उसकी माँ होती हैं। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण की रणनीति है, क्योंकि छोटे छोटे समूहों में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति मिल जाती है या अनुमति हो जाती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। अरे भैया, जब आप कोई काम समूह में करवाते हैं, इससे बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सीखते हैं, मतलब एक दूसरे से विभिन्न प्रकार के ज्ञान को सीखते हैं। साथ ही साथ परस्पर सहयोग की भावना बढ़ती है, एक दूसरे में जो मदद की भावना होती है, जिसका विकास करने का यही माध्यम सबसे बेहतर होता है, समूह कार्य देना। सही है। इसके लिए एक माध्यम खेल है और दूसरा माध्यम है समूह कार्य। यदि बच्चों को कोई समूह कार्य दिया जाता है तो उसमें परस्पर सहयोग की भावना और खेल के मैदान में परस्पर सहयोग की भावना का हम विकास कर सकते हैं, और कोई तीसरा माध्यम के जरिए इसके विकास नहीं किया जा सकता। इसलिए विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि पढ़ने और समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। देखिए भैया, पढ़ना दिख गया, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर पढ़ना आपको दिखाई दे तो तुरंत ऑप्शन में आ जाइए डिसलेक्सिया को देखिए। जहाँ पर डिसलेक्सिया दिखिए, आंसर आपका सही हो जाएगा। जहाँ पर पढ़ने संबंधित अक्षमता या पठन अक्षमता की बात हो तो डिसलेक्सिया सही हो जाएगा। जहाँ पर लेखन अक्षमता की बात हो वहाँ पर डिस्ग्राफिया सही हो जाएगा। और जहाँ पर गणितीय क्षमता की बात करें तो वहाँ पर डिसकैलकुलिया। तो 3 रामबाण चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, इससे अपितु नहीं पूछा जाएगा। हाँ, कभी कभी परीक्षाओं में पठन वैफल्य करके पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूज करने के लिए। पठन वैफल्य, यह मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पठन वैफल्य। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। इसकी अंग्रेजी देखिएगा, आपको डिसलेक्सिया मिल जाएगा ऑप्शन में। जी हाँ, इंग्लिश में जाइएगा, डिसलेक्सिया मिल जाएगा, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर, जवाब बिल्कुल सही है। आगे, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या जन्म से 1 वर्ष। यदि जीन पियाजे को ध्यान में रखा जाए तो जीन पियाजे के अनुसार इंद्रिय जनित या संवेदीगामक या सेंसरी मोटर स्टेज जिसकी आयु सीमा वो 0 से 2 वर्ष बताते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम विकल्प नंबर ए को चयन करेंगे। तो विकल्प नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष, तो 2 से 7 वर्ष आपको पता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। लगे हाथ अब चारों को रिवीजन कर लेते हैं। सेंसरी मोटर स्केल 0 से 2 वर्ष, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, उसके बाद आपका जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, या जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी आयु सीमा होती है 7 से 11 वर्ष, और उसके बाद जो चौथा होता है जिसको अमूर्त, औपचारिक या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, उसकी आयु सीमा होती है 11 से 15 वर्ष या 16 वर्ष। तो बात 2 से 7 वर्ष की जा रही है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी द राइट आंसर। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है या किस तरीके से आगे बढ़ता है? सरल से जटिल की तरफ, विशिष्ट सामान्य, साधारण से असामान्य या सामान्य से विशिष्ट। तो आपको विकास के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि विकास जो प्रक्रिया होती है वह सामान्य से विशिष्ट की तरफ होती है। मतलब एक बालक का जो विकास होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यह विकास का एक सिद्धांत है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, जब वयस्क सहयोग में सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों की वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम या समीपस्थ विकास।
जी हाँ फ्रेंड, वयस्कों का सहयोग यदि किसी भी प्रकार के अधिगम में दिया जाता है तो इसे वाइगॉस्की जी समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परिभाषित करते हैं, जेडपीडी के संप्रत्यय से प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ पर सहयोग देने की बात नहीं हो रही, बल्कि सहयोग के साथ सामंजस्य की बात की जा रही है, इसलिए सहयोग देना ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब सहयोग के द्वारा अधिगम की प्राप्ति हो तो हम समीपस्थ विकास को या समीपस्थ विकास को चुनेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सहयोग के साथ सामंजस्य की बात हो रही है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता या अनुकूलन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रेंड पिछले क्लास में हल कर चुके हैं कि नवीन ज्ञान में जब हम अपने पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को सम्मिलित करते हैं तो उसे हम आत्मसातकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, एसिमिलेशन पियाजे के अनुसार इस संप्रत्यय को समझाया गया है कि जब हम पूर्व ज्ञान में अपने नए ज्ञान को सम्मिलित करते हैं तो उस प्रक्रिया को एसिमिलेशन या आत्मसातकरण कहा जाता है। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय किसकी अधिक होती है, मतलब सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है, या जीववाद के बाद सामाजिकृत अधिक होती है, या परिपक्वता के बजाय अपरिपक्व अधिक होती है, अहम केंद्रित की बजाय सामाजिक अधिक होती है। तो देखिए भैया, मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो सामाजिकृत अल्प रूप में होता है। कहने का मतलब फ्रेंड कि मध्य बाल्यावस्था में बालक का सामाजिकृत जो विकास है वह अल्प मात्रा में होता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं होता है। तो सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित मतलब खुद से संबंधित ज़्यादा होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों को एक कोने में बैठाना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। अब बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य होता है कि बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा की नियोजित व्यवस्था करना, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी द राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप में लड़के गणित में और एक शिक्षक जब यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह दर्शाता है, भैया बार बार मैं इस चीज़ को आपको बताता हूं कि जहां पर लड़के और लड़कियों में अपेक्षा की जाए वहां पर जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, वहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह की बात होती है। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए द राइट आंसर। ए कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना चाहिए। हमें किसके अनुरूप बदलना चाहिए? व्यवस्था और बच्चों के अनुरूप, परिवेश या परिवार के अनुरूप, बच्चे या परिवेश के अनुसार, या बच्चे या व्यवस्था के अनुरूप। तो भैया समावेशी शिक्षा इस बात पर बल देती है कि हमें अपनी व्यवस्थाओं को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। वीडियो को हम समाप्त करते हैं। सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने अपने स्कोर कमेंट कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन उन्होंने सही अटेम्प्ट किए, कितने आपने गलत अटेम्प्ट किए। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।